हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे बुक के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसका नाम है एन ऑडियंस ऑफ वन। यह बुक श्रीनिवास राव इस ऑथर ने लिखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बुक के ज़रिए ऑथर एक बहुत ही मज़ेदार ट्विस्ट लेकर आए हैं। जैसे ही आप दूसरों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि खुद के सेटिस्फैक्शन लिए क्रिएटिविटी करते हैं तो कुछ ऐसा निकल कर आता है जो आपको कामयाबी तक लेके जाता है। यानी जब आप खुद अपने ऑडियंस बनेंगे यानी ऑडियंस ऑफ वन पर फोकस करेंगे तो आपको ऑडियंस ऑफ मनी खुद ब खुद मिल जाएगी। क्या जब भी आप कुछ क्रिएटिव बनाना चाहते हैं तो आप डबल माइंडेड हो जाते हैं? क्या आपके लिए यह तय करना मुश्किल है कि अपने इनर क्रिएटिव वॉइस की सुने या फिर कुछ ऐसा बनाए जो ट्रेंड में है और सबको पसंद आए? जैसे ही आप अपने आने वाले प्रोजेक्ट जैसे आपकी नई बुक या पेंटिंग के बारे में किसी से बात करते हैं तो वो आपको अपनी क्रिएशन की ऑडियंस फ्रेंडली बनाने की सलाह देने लगता है। इस बात पर लेखक का कहना है कि अगर आप दूसरों को खुश करने के हिसाब से कुछ क्रिएट करेंगे तो इस बात के पूरे चांसेस है आपके हाथ दुख और निराशा लगे। अगर आप फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, ऑडियंस की तालियां या क्रिएटिव रिवॉर्ड्स पाने के लिए काम करते हैं तो आपकी हालत खराब होने वाली है। अगर आपके काम का रिजल्ट आपके ऊपर डिपेंड ना करके इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने लोग इसे मास्टरपीस समझते हैं और कितने नहीं, तो आप खुद को मुसीबत में डाल रहे हैं जहां आपको केवल डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगेगी। अगर आप अपने टू विजन से कॉम्प्रोमाइज़ करके दूसरों की एडवाइस पर अपने काम को ऑडियंस अपीलिंग बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको पछतावा हो सकता है, खास तौर पर जब उसका रिजल्ट वैसा ना मिले जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था। एक विजन रखना और उसे रियलिटी में बदलने की कोशिश करना ही अपने आप में क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। अगर आप अपने विजन को हकीकत का रूप देने में कामयाब हो गए तो ये पूरी प्रोसेस है आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन और खुशी देगी। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्रोसेस पूरी तरह केवल आपके कंट्रोल में है। डेविड बॉवी हमेशा से कहते आए हैं कि कभी भी दूसरों को ध्यान में रखकर अपना काम नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सोचकर करना चाहिए हम क्यों कुछ क्रिएट करना चाहते हैं और हमारा विजन क्या है। उन्होंने कभी भी फेमस होने के लिए काम नहीं किया, बल्कि इसलिए किया ताकि वो खुद को बेहतर ढंग से समझ सके और कुछ ऐसा कर सके जो क्रिएटिविटी को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। आप ज़रा डाफेट पंक के बारे में सोचिए। इस डांसिंग जोड़ी को फेमस होने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो अक्सर अपनी पहचान कॉस्ट्यूम के पीछे छिपा लिया करते थे। उनके लिए पैसा भी कुछ मायने नहीं रखता था। शायद इसलिए दोनों ने 2006 में अपने चेक को शो के लिए खर्च कर दिया ताकि वो अब तक का सबसे अच्छा शो बन सके। असल में एक रिवॉर्ड यही है कि आप कुछ ऐसा क्रिएट करें जो आपको आगे भी क्रिएट करने के लिए मोटिवेट करता रहे। अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो आपको अपनी क्रिएटिविटी को पैसे में बदलने का प्रेशर भी झेलना पड़ेगा। सच तो ये है कि अगर आप पैसों को ध्यान में रखकर कुछ बनाते हैं तो ना केवल आपको डिससेटिस्फैक्शन मिलती है बल्कि आपके फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको अपना पर्सनल विजन दिखना बंद हो जाता है जो कि आपकी क्रिएटिविटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर आप ऑडियंस ऑफ वन यानी अपने आप को ध्यान में रखकर कुछ बनाएंगे तो ना केवल आप सेटिस्फाइड महसूस करेंगे बल्कि धीरे धीरे आपसे काफ़ी सारे लोग जुड़ते जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों बातें तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। हाँ है, लेकिन ये बात जितनी पैराडॉक्स है उतनी ही सच भी है। सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपने कर दिखाया।
अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक बार कामयाबी पाकर आप आराम कर सकते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। आजकल नेम और फेम बस कुछ ही दिनों का होता है। आज कुछ ट्रेंड कर रहा है तो कल कुछ और करेगा। इसलिए आपने कर दिखाया ये ज़रूरी नहीं, आप कुछ ना कुछ करते रहे ये ज़रूरी है। याद रखिए कि असली रिवॉर्ड प्रोसेस में ही छुपा है और केवल एक ही ऑडियंस है जिसके बारे में आपको सोचना है, वो है आप खुद। जब आप ऑडियंस ऑफ वन के लिए काम करते हैं तो आपको उसके कई फायदे मिल सकते हैं। सबसे पहला कि आप अपने अंदर की क्रिएटिव वॉइस को सुन सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं, और ऐसा करने से खुद ब खुद आपके काम को पसंद करने वालों का नंबर बढ़ता चला जाएगा। अपने अंदर की आवाज़ को सुनकर, समझकर उसे रियलिटी में बदलने में थोड़ा टाइम तो लगता है। इसके लिए आपको काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन भी करना पड़ता है, कुछ ट्रायल एंड एरर प्रोसेस से भी गुजारना पड़ता है। आपको सीखना है और बढ़ना है, और इस सफ़र में आपको ये भी देखते हुए चलना है कि कहाँ कहाँ कमी रह गई, जहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। हो सकता है आज आप उतनी अच्छी पेंटिंग नहीं बना पाते, लेकिन आपके अंदर पेंटिंग करने की चाह है। ऐसे में अगर आप चाहेंगे कि आपकी पहली पेंटिंग सबसे बड़ी ऑडियंस के सामने आ जाए, तो आपको भारी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ सकता है। ऐसा ना हो कि इस क्रिटिसिज्म से निराश होकर आप अपने ब्रशों और रंगों को ही फेंक दें। इसलिए धीरे धीरे कोशिश करते रहे। अगर आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनते रहेंगे तो वक्त के साथ आप एक बेहतरीन पेंटर बन सकेंगे। खुद के लिए क्रिएट करना शुरू करें। तो क्या हुआ अगर आप फेल हो गए? तब एक फेल होते रहे जब तक आपके अंदर की क्रिएटिव वॉइस इतनी स्ट्रांग ना बन जाए कि उसे रियलिटी का रूप देने में आपको कोई परेशानी ना हो। ये एक बहुत ही अच्छी और फ्रीडम से भरी फीलिंग है, जहां आपको ऑडियंस का प्रेशर नहीं झेलना पड़ता। अगर सच में आप चाहते हैं कि आप कुछ बेहतरीन कर सके, तो खुद पर भरोसा रखें, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखें और सॉलिट्यूड का प्रैक्टिस करें। अपने क्रिएटिव साइड को पहचान कर उसे मजबूत करने के 3 तरीके हैं। पहला है अपने अंदर की आवाज़ को सुनना, दूसरा है नेचर और एनवायरनमेंट की आवाज़ को सुनना, और फिर कहीं जाके तीसरे नंबर पर लोगों का सुनना। अपने अंदर चल रही आवाज़ों को सुनने और समझने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आप खुद पर और उस आवाज़ पर विश्वास करें। यानी आप जो है जैसे है, आपको अपनी वैल्यूज़ क्लियर होनी चाहिए और उसके लिए स्टैंड लेना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपनी ही बातों पर डगमगाते रहे। अगर आपके मन अपनी वैल्यूज़ को लेकर कोई डाउट है तो खुद से कुछ सवाल कर ले। आपको किस बात पर गुस्सा आता है? आपको किस बात से खुशी मिलती है? आप क्या चाहते हैं कि जो लोग आपसे जुड़े वो कैसा महसूस करें? आप चाहे तो इन सवालों के जवाब लिखकर अपना एक मैनिफेस्टो भी तैयार कर सकते हैं। हर मोमेंट में पूरी तरह से प्रेजेंट रहना भी अपनी वॉइस को सुनने और उसे डेवलप करने का अच्छा तरीका है। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहेंगे तो अपने अंदर के क्रिएटिव इंफॉर्मेशन को मिस कर देंगे। हो सकता है जब आप कहीं और खोए हुए हो तो आपके दिमाग में कुछ बेहतरीन क्रिएटिव बात आते आते रह जाए और अपने अंदर की आवाज़ को नोटिस ही ना कर पाए। कई लोगों की आदत होती है कि फ्यूचर के बारे में प्लान करते रहने की, जबकि असली खुशी तो आज और अभी है। इसलिए ये सोचकर और जिए, जो है आज है, अभी है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप अपने प्रेजेंट रिसोर्सेज से भी बहुत कुछ कर पाएंगे। क्रिएटिव होने के लिए अपने दिमाग को जजमेंट फ्री रखना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही आपको सॉलिट्यूड का आनंद लेना भी आना चाहिए। दूसरों को नहीं, अपने आप को भी बार बार जज करना और क्रिटिसाइज करना छोड़े, क्योंकि आप क्रिटिसिज्म और क्रिएशन एक साथ नहीं कर सकते। इसलिए बार बार जजमेंट करना छोड़े और अपना फोकस अपने विजन को रियलिटी में बदलने के प्रोसेस पर रखें। अगर आप सच में अपने अंदर की आवाज़ को
सुनना चाहते हैं तो सॉलिट्यूड को गले लगाएं। इस दौरान आप केवल थिंकिंग विदाउट जजमेंट की प्रोसेस अपनाएं, यानी आपको बिना जज किए बस सोचना है कि हालांकि जस्ट थिंकिंग इतनी आसान भी नहीं है, और वो भी तब जब सब आपके पास डिस्ट्रैक्शन की कोई कमी नहीं है। इसलिए शायद सॉलिट्यूड को बनाए रखने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़े, जैसे मेडिटेशन। ऑथर अपने इनर क्रिएटिव वॉइस को सुनने के लिए नॉइस कैंसलिंग हेडफोन का इस्तेमाल करते थे। आपने सुना होगा कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। इसलिए अपने अंदर क्रिएटिविटी को बनाए रखने के लिए समय समय पर अपने शरीर की आवाज़ सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है। यानी अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग का ख्याल भी रखना होगा। अपनी हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का एक ज़रूरी पहलू है अच्छी नींद लेना। अच्छी नींद के लिए अच्छे सपने आएंगे, और कई लोगों को सपने बहुत काम के आते हैं। इन्हीं सपनों के धागे सुलझाते हुए उन्हें अपने मास्टरपीस का सिरा मिला जाता है। अगर आपको अपने सपनों को समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है तो आप उसे लिख भी सकते हैं। धीरे धीरे आपको अपने सपने साफ साफ समझ में आने लगेंगे। एक और पॉपुलर ट्रिक जो बहुत से क्रिएटिव लोग अपनाते हैं, वो जब भी आप किसी सवाल पर अटक जाए तो सोने से पहले मन में वो सवाल दोहराए। आप देखेंगे कि कई बार आपको सपनों के जरिए उन सवालों के जवाब मिल गए। अगर आपको सुबह अपने सपने याद ना भी रहे तो कुछ देर अकेले बैठकर अपने थॉट्स को लिखना शुरू करें और उस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। क्रिएटिव होने के लिए आपके माइंड में कॉग्निटिव पावर का होना बहुत ज़रूरी है, और ये साइंटिफिकली साबित हो चुका है कि फास्ट फूड और ट्रांस फैट से भरी चीज़ों को खाने से कॉग्निटिव पावर कम होती है, जबकि हेल्दी फूड्स खाकर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन बी से भरी चीज़ों से ये पावर बढ़ती है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है हर किसी के लिए एक पर्टिकुलर डाइट प्लान काम करेगा। इसलिए किसी और की सुनने से अच्छा है आप अपनी बॉडी की सुने। 1-2 हफ्ते तक रोज़ अपना डाइट और अपनी प्रोडक्टिविटी के नोट्स बनाएं। फिर आखिरी में देखें जिस दिन आपको सब आसानी से क्लिक हो रहा था उस दिन आपने क्या क्या खाया था, उसी के हिसाब से अपना डाइट प्लान करें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्सरसाइज। साइंस ये बात साबित कर चुका है कि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ते हैं, और यही माइटोकॉन्ड्रिया हमारे मांसपेशियों और दिमाग को एनर्जी देते हैं। जितना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उतनी एनर्जी। साथ ही ब्रेन सेल का नंबर बढ़ाने के लिए हार्ट रेट को बढ़ाने से बेहतर कोई तरीका नहीं है। इसलिए आलस छोड़िए और ज़रा एक्सरसाइज करके हार्ट रेट बढ़ाइए ताकि आपकी बॉडी भी क्रिएटिविटी को सपोर्ट करे। साथ ही साथ एक्सरसाइज सॉलिट्यूड भी क्रिएट करता है जिसमें आप कुछ डीप और मीनिंगफुल सोच सकते हैं। अपने काम को बेहतर तरीके से करने के लिए आपके एनवायरनमेंट का भी वर्क फ्रेंडली होना ज़रूरी है। अपने आप की सुनने के बाद अब बारी है अपने एनवायरनमेंट की सुनने की। आपका वर्क प्लेस ऐसा होना चाहिए जो आपको इंस्पायर करता रहे। इसका केवल ये मतलब नहीं है कि आप अपनी दीवारों पर इंस्पायर कोट्स के बड़े बड़े पोस्टर लगा दें, बल्कि आपके काम करने की जगह पर जहाँ तक आपकी नज़र जाए वहाँ तक सुकून होना चाहिए। वहाँ की स्मेल और अरोमा भी सूथिंग होना चाहिए। तो आइए आपके वर्क प्लेस को आपके क्रिएटिव हब में बदलना शुरू करते हैं। शायद आपने मेरी कोंडो द्वारा लिखी हुई लाइफ चेंजिंग मैजिक और टाइडिंग अप को पढ़ा होगा। अगर ना भी पढ़ा हो तो इसका टाइटल ही अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अपने आसपास के एनवायरनमेंट में चीज़ों को डीक्लटर करके आप एक साफ सुथरे घर के साथ साथ एक सॉर्टेड माइंड भी पा सकते हैं।
लेकिन आप डीक्लटर कैसे कर सकते हैं? आसान है, बस खुद से सवाल पूछें कि क्या ये चीज़ें मुझे पसंद है? क्या ये किसी भी तरह से मेरे काम में आती है? अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है, आपके काम नहीं आती है, तो ज़्यादा विचार किए बिना उसे फेंक दें। कोई भी चीज़ अगर आपको फील गुड फैक्टर नहीं देती है, तो वो आपकी क्रिएटिविटी को कम कर सकती है। इसलिए उससे छुटकारा पाना ही बेहतर है। एक कलाकार के लिए नेचुरल स्पेस से बेहतर कुछ भी नहीं है। जैसे अगर आप कुछ देर नेचर की गोद में सैर कर आएंगे, तो ना केवल आप सॉलिट्यूड का आनंद ले पाएंगे, बल्कि आप अपनी डीप थिंकिंग को भी जगा सकते हैं। बहुत सी स्टडीज़ ने ये साबित किया है कि मदर नेचर के साथ समय बिताने से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल 12% तक कम हो जाता है। साथ ही साथ इस प्रोडक्टिविटी किलिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी से दूर करने के लिए हम नेचर का सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी पब्लिक प्लेस पर काम करना आपकी मजबूरी हो, तो नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन आपका सहारा बन सकते हैं। कभी कभी हमें आवाज़ों से दूर रहना पड़ता है, लेकिन कभी कुछ सूथिंग आवाज़ें हमारे ब्रेन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती है। कुछ खास तरह के साउंड्स और म्यूज़िक इस काम के लिए बने हैं। अगर आप लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तब तो आपको किसी भी तरह के लिरिकल कंपोजिशन से दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर आप पेंटिंग या स्कल्पचर जैसे काम कर रहे हैं, तो लिरिकल सूथिंग म्यूजिक सच में आपके काम करने के एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं। से ऑथर की एक सिरेमिक पॉटरी एक्सपर्ट फ्रेंड जब भी अपना काम करती थी, वो फिलिप ग्लास का वही सेम कंपोजिशन सुना करती थी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस युग में इतनी सोशल मीडिया साइट्स है, फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर सब हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती है और हमारी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाती है। यही नहीं, बार बार ईमेल चेक करना भी अपने आप में डिस्ट्रैक्शन है। अगर आपका फ़ोन आपके साथ होता है, तो आपका हाथ खुद ब खुद हर 5 मिनट में ईमेल चेक करने के लिए फ़ोन पर जाता है और आप फ्लो की स्टेज में नहीं पहुंच पाते। वो स्टेज जहां से काम करना आप अपने में एन्जॉयमेंट और सुकून से भरा लगने लगता है। आप इतना गहरे डूब जाते हैं कि कब आपने अपना मास्टरपीस तैयार कर लिया, आपको एहसास भी नहीं होगा। इसलिए किसी भी टाइप के डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखना बहुत ज़रूरी है। हम सब अक्सर पढ़ते रहते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने लाइफ में कितने डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किए हैं, लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो असल में अपने फ़ोन को फेंकने वाले हैं। आज के ज़माने में फ़ोन को बिल्कुल छोड़ देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? याद रखिए, आप अपने डिवाइस को कंट्रोल करते हैं, ना कि आपका डिवाइस आपको। इसलिए अगर आप अपने फ़ोन को फेंक नहीं सकते, तो उससे होने वाली डिस्ट्रैक्शंस को 80% तक कम कर सकते हैं। सेटिंग में जाए और गैर ज़रूरी ऐप्स को नोटिफिकेशन को बंद कर दे, जो बार बार पॉपअप होकर आपको फ्लो बिगाड़ते हैं। उन पॉडकास्ट, ब्लॉग और वेबसाइटों से खुद को अनसब्सक्राइब कर ले जो आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं ला रहे हैं, ताकि आपका मेल बार बार टिंग टिंग ना करे। आप चाहे तो इस काम के लिए अनरोल मी जैसी वेबसाइट की मदद ले सकते हैं। ये भी कमाल का आइडिया है। जब भी आप कुछ सीरियस काम करना चाहते हैं जिसमें आपको अपना 100% देना है, तो आप अपने फ़ोन को कुछ देर के लिए स्विच ऑफ कर सकते हैं या उसे साइलेंट करके किसी और रूम में रख सकते हैं। आप अपनी डेली रूटीन में फ़ोन अनप्लग टाइम फिक्स कर सकते हैं, जिस दौरान आप खुद को फ़ोन से दूर रख कर क्रिएटिविटी पर फोकस करें। आप चाहे तो ऐप्स फोकस, रेस्क्यू टाइम और यहाँ तक कि फेसबुक न्यूज़ फीड एरेडिकेटर जैसे प्लगइन का इस्तेमाल करके अपना स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं।
लेकिन हमारी लाइफ में केवल टेक्नोलॉजी ही डिस्ट्रैक्शन का कारण नहीं है, बल्कि कई ऐसे रिश्ते और कई ऐसे लोग हैं जो हमारी लाइफ में रहकर निगेटिविटी को बढ़ाते हैं। उनसे पीछा छुड़ाना या उनसे दूर जाना इतना आसान तो नहीं, पर जहाँ तक हो सके हमें उन लोगों से दूर ही रहना चाहिए जो हमारी लाइफ की पॉजिटिविटी को कम करते हैं। अपने आसपास के लोगों को, उनकी बातों को, इवेंट्स को ऐसे ट्रीट करें जैसे आप बॉडी के लिए खाने को ट्रीट करते हैं। बेकार के जंक को खुद से दूर रखें क्योंकि आपको निगेटिव और इनसिक्योर महसूस करवाते हैं। डिस्ट्रैक्शन को खुद से दूर रखने के साथ साथ आप अपने वर्क एनवायरनमेंट में कौन से टूल का इस्तेमाल करते हैं उसका भी ध्यान रखें। आजकल बहुत से ऐसे टूल्स आ गए हैं जो न केवल आपका काम आसान बनाते हैं बल्कि आपका समय भी बचाते हैं। इन टूल्स का इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप केवल उनका ही इस्तेमाल करें जो आपके काम में मदद करे, ना कि आपकी क्रिएटिविटी को कम कर दे। जैसे अगर आप एक फोटोग्राफर है तो आप ऐसी ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको अपनी फ़ोटो को मनचाहा रूपी देने में मदद करे, और उनका नहीं जिनमें प्रीसेट इमेजेस हो। हर चीज़ को ऑटोमेटिकली करने की कोशिश ना करें, अपनी क्रिएटिविटी को घोड़ों को भी दौड़ाए। कुछ अच्छी आदतों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाकर अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाए। जैसे आपको बुरी आदतों को छोड़ना है, वैसे ही अच्छी को अपनाना भी है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। ऐसे ही एक आदत है सर्टेनिटी एंकर, यानी वह जो रोज़मर्रा की आदत है जिससे आपके ब्रेन को सिग्नल मिले कि काम का वक्त हो गया और आप फोकस कर सके। जैसे भले ही घर में कितना भी शोर हो, अगर आपको आदत है कि पहले आप अपना कॉफ़ी बनाते हैं फिर ईयरफोन के साथ काम शुरू करते हैं, तो जैसे ही आप ईयरफोन लगाकर कॉफ़ी का सीप लेंगे वैसे ही आपके दिमाग को सिग्नल जाएगा कि लेट्स वर्क। दूसरी अच्छी आदत है, आप रोज़मर्रा की लाइफ में डिसीजन मेकिंग की थकान को कम कर सकते हैं। एक स्टडी में पाया गया है कि हम डेली लाइफ में लगभग 300 डिसीजन रोज़ लेते हैं। आप सोच सकते हैं इन डिसीजन को लेने में हमारी कितनी कॉग्निटिव एनर्जी खर्च होती होगी, वो एनर्जी जिसे हम अपने क्रिएटिव वर्क के लिए बचा सकते हैं। इसलिए कल से आप एक आदत डालें कि सुबह उठते ही एक लिस्ट बनाएं उस डिसीजन की जो आपको दिन भर में लगभग रोज़ लेने होते हैं, जैसा क्या खाना बनेगा, क्या पहनना है, कहाँ कहाँ जाना है, घर में क्या क्या काम है। इन सभी की लिस्ट बनाकर रोज़ इनके जवाब उठते ही लिख कर ले, ताकि दिन भर डिसीजन मेकिंग में खुद को एग्जॉस्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। बहुत से क्रिएटिव लोग किसी यूनिफॉर्म की तरह रोज़ के लिए अपनी ड्रेस तय कर के रखते हैं ताकि डेली उनके सर कम से कम एक नॉन क्रिएटिव डिसीजन का बोझ तो कम हो। यहाँ यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी अलमारी में एक ही तरह के 6-7 कपड़े रखने हैं। इसका मतलब बस इतना है, जैसे स्कूल में डे वाइज ड्रेस डिसाइड होती है वैसे ही आपको अपनी डिसाइडेड ड्रेस रूटीन को रिलीजियसली फॉलो करना है। क्रिएटिव लीडर स्टीव जॉब्स भी यही किया करते थे। वो हर वीकेंड अपनी अलमारी में अगले एक हफ्ते के हिसाब से कपड़े जमा दिया करते थे। यही काम आप खाने के साथ और अपनी अपॉइंटमेंट के साथ भी कर सकते हो। बेहतर है आप अपने प्रोग्रेस को एक सीरीज की तरह देखें। जैसे पहले दिन कम से कम एक सेंटेंस लिखे, दूसरे दिन एक पैराग्राफ, तीसरे दिन एक पेज, और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाए। जब आप 1000 वर्ड्स डेली के अपने टारगेट को हिट ना कर ले, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि फ्लो बनाने में कम से कम 1 घंटे का समय तो लगता है। इसलिए अपने वर्किंग आवर को इस हिसाब से एडजस्ट करें कि आप फ्लो के स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बने रहे। ऐसा ना हो कि जैसे ही आप फ्लो में आए वैसे ही आपके काम का समय ख़त्म हो जाए और आप एक बेहतरीन क्रिएट करते करते रह जाए।
जब आप अपने आप की और अपने आसपास के एनवायरनमेंट की सुनना शुरू कर दे, तब बारी आती है दूसरों को सुनने की। जैसा कि इस बुक में पहले कहा गया कि आपको ऑडियंस ऑफ वन के हिसाब से काम करना है, यानी खुद के लिए काम करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम दूसरों को बिल्कुल ही इग्नोर कर दे। जैसा कि ऑथर ने बताया है कि आपको अपने लाइफ से टॉक्सिक लोगों को दूर रखना है, लेकिन साथ अच्छे और पॉजिटिव कनेक्शन को बढ़ाना भी है। वो कनेक्शन जो आपके सपनों के उड़ने के लिए पंख दे, ना कि आपके पैरों में बेड़ियां बांध दे। लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी का हिस्सा बनना अपने आसपास पॉजिटिविटी क्रिएट करने का एक अच्छा तरीका है। आपकी तरह सोच रखने वाले लोग ना केवल आपको इंस्पिरेशन और एडवाइस देते हैं, बल्कि आपके लिए एक सेफ्टी नेट की तरह भी काम करते हैं, जिसके अंदर आप खुद को कंफर्टेबल और वैल्यूएबल महसूस करते हैं। आप वीकेंड या मंथली डिनर या लंच प्लान कर सकते हैं अपने लाइक माइंडेड क्लब के साथ। इस गेट टुगेदर से आप खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई बहुत बड़ा प्लान चल रहा है, तो आपको किसी अपने जैसे को अपने साथ ज़रूर ले लेना चाहिए। कोई भी बड़ा क्रिएटिव काम हो, उसमें किसी अकेले की एफर्ट नहीं होती। वहाँ एक पूरी की पूरी टीम काम करती है, चाहे फिर वो फिल्म के पीछे का कास्ट एंड क्रू हो या फिर एक सक्सेसफुल नॉवेल के पीछे का राइटर और एडिटर। लोन क्रिएटर केवल एक मिथ है। हाँ, आइडिया किसी एक का हो सकता है, लेकिन उसे रियलिटी में बदलने के लिए टीम एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए लोन क्रिएटर बनने के चक्कर में खुद को अकेला ना कर ले। अपनी टीम एक बनाए, लेकिन टीम बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें केवल पॉजिटिव और इंस्पिरेशनल लोगों को जगह दे। इसके साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, आप यहाँ वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में भरते हैं। जैसे अगर आप एक ऑस्कर विनिंग फिल्म बनाना चाहते हैं तो या एक बेस्ट सेलिंग किताब लिखना चाहते हैं, तो उसके पहले यूट्यूब पर फालतू का कंटेंट देखकर अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय कुछ ऐसा देखें जो आपके स्किल में कुछ ऐड करे। याद रखें, आपका दिमाग एक डिब्बे की तरह है, उसमें कचरा भरना है या मोती, ये आपके ऊपर है। अगर आप कुछ नया और यूनिक बनाना चाहते हैं, जो आप बनाना चाहते हैं उससे कुछ अलग इन्फॉर्मेशन भी सीखें। जैसे अगर आप एक ब्लॉग बनाना चाहते हैं, तो दूसरे के ब्लॉग को देखकर सीखने की जगह आप अपने पसंदीदा पोएट या ऑथर के काम को देखें और उससे इंस्पिरेशन ले। हो सकता है इससे आपको अपना ओरिजिनल एंगल मिल जाए। अपने दिमाग में बैठे ऑडियंस के डर और उनकी अप्रूवल के लिए कुछ बनाने की कोशिश ना करें। खुद की खुशी और सेटिस्फैक्शन के लिए बनाएं और क्रिएटिव प्रोसेस के सुकून को महसूस करने के लिए बनाएं। अपने अंदर के यूनिक और ओरिजिनल क्रिएटिव वॉइस को सुनने के लिए अपनी बॉडी और माइंड की आवाज़ सुने और उसकी ज़रूरतों पर ध्यान दें और उसे पूरा करें, ताकि आप अच्छा महसूस कर सके और ये सोच सके। टॉक्सिक और डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ों को अपने एनवायरनमेंट से दूर रखें। आखिरकार एक सपोर्टिव कम्युनिटी का हिस्सा होना आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आप अपने दिमाग में किस प्रकार की चीज़ें भर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ये हिंदी बुक समरी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।